नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेताओं के आपसी बयानबाजी और आपसी बाकयुद्ध के बारे में। हो ये रहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अकेले दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश से ऐसे नेता थे जो ये निरंतर बात कह रहे थे कि ये राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो सही मुहूर्त में नहीं हो रहा। उनके इस बयान पर उन्हीं के छोटे भाई और जिसको कहें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए लक्ष्मण सिंह ने कटाक्ष किया है। उनका कहना यह है कि राम मंदिर का मुहूर्त कैसा हो क्या हो इस पर दिग्विजय सिंह जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। यानी सीधे सीधे उन्होंने अपने बड़े भाई पर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की उस रणनीति को भी गलत बताया है जिसमें 27 विधानसभा क्षेत्रों में वो गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का ये कहना है कि ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और नुकसान होगा कांग्रेस को, और जो वोट बैंक अल्पसंख्यकों का कांग्रेस के साथ था वो भी छिटक जाएगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र अवस्थी जी, बीजेपी का पक्ष यहां पर रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राकेश दुबे जी रहेंगे। वो इन सब समीकरणों पर अपनी दृष्टि डालेंगे और हमें बताएंगे कि ये सब क्यों चल रहा है और इसके पीछे के मायने क्या हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर रविंद्र जी आपसे, दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस को ये शुद्धिकरण अभियान और ये सब नहीं चलाना चाहिए और राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अपनी रणनीति नहीं बदलना चाहिए। ये क्या दिखाता है? प्रकाश जी, लक्ष्मण सिंह जी के बारे में तो ये बात मशहूर है कि बेवाक आदमी है। वो भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आते थे तो एक दो मरतबा मेरी उनसे भेंट भी हुई। मैं ऐसा लगता है कि उनके मन में कोई छल कपट नहीं, वो बेवाक आदमी है, सीधी और सिंपल बात करते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि दिग्विजय सिंह जी को मुहूर्त के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य नहीं, बिल्कुल सच बात है। और अब उस बात का कोई मतलब भी नहीं था। एक देश के बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वो मुहूर्त निकाला था, संतों ने मुहूर्त निकाला था, तो कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा। दूसरा, आज कमलनाथ जी गंगा जल छिड़क रहे हैं और राम भगवान का फोटो लगा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, सुंदरकांड, तो ये सब वो समझते हैं कि जनता सबको इतनी आसानी से हजम करने वाली नहीं है बातें, और जनता समझ चुकी है। और लक्ष्मण सिंह जी ने कांग्रेस के सामने आईना रख दिया है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसे किस तरह। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से, जब से भारतीय जनसंघ बनी और 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, इसके पहले जनसंघ रही, जनता पार्टी भी रही, तो जनता पार्टी में भी हमने हमारे मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा और इसलिए वो जनता पार्टी टूटी भी थी। आज स्थिति ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सारे राजनीतिक दल मानने को मजबूर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की कही गई बातों को नहीं, पर यहाँ लक्ष्मण सिंह जी की अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी की बातों को बकवास बताया है और ये कहा है कि जो रणनीति इस समय कांग्रेस अपना रही है वो सबसे ठीक है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी एक तरीके से खारिज कर दिया है। पर राम मंदिर के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने लाइन ली है कि जिस तरह से पीसीसी में, यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राम भगवान का बड़ा पोस्टर टांगा गया या उत्साह से सारे घटनाक्रम को देखा गया, उसकी वो जिसको कहें उसका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। सज्जन जी कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, और अगर ये विरोध कर रहे हैं तो ये तो इनकी बकवास है। हाँ, मैं प्रकाश जी एक बात, आप अच्छा हुआ आपने बताया मुझे। मैं एक बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी तो राम भगवान का अस्तित्व को स्वीकार करती है और प्रियंका गांधी कह रही है कि प्रियंका वाड्रा कह रही है कि वो राम भगवान का और बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहीं राहुल गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस दो फाड़ हो, या तो हो चुकी है या फिर वो दोहरा चरित्र सामने रख रही कांग्रेस
कि कांग्रेस के कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, कुछ राम भगवान की बात करेंगे, कुछ गंगा जल की बात करेंगे। तो इनकी सियासत है, इनकी राजनीति हाशिए पे चली गई है। सब कांग्रेस टूट की कगार पर है। कांग्रेस में बहुत विद्रोह हो चुका है और एक बहुत बड़ा विद्रोह तो आपने मध्य प्रदेश में देखा ही है। राजस्थान आपके सामने उदाहरण है कि वहाँ क्या चल रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ में भी आपके सामने देखना आप कि भूपेश बघेल के खिलाफ कितना जबरदस्त वहाँ के विधायकों में माहौल है। तो कांग्रेस पूरी खत्म की ओर है। और ये मान लीजिए कि राम नाम सत्य, उन्हें सही समय पर सही बात याद आ रही है इस समय। बिल्कुल। मैं यहाँ राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की कि एक पक्ष उसका समर्थन करे राम मंदिर का, या राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है, या हिंदुत्व की विचारधारा का, और दूसरा पक्ष इन दोनों का विरोध करे, हिंदुत्व का और राम मंदिर का? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से यही नीति रही है। उसने हमेशा शॉर्ट गेन, पॉलिटिकल शॉर्ट गेन के लिए हमेशा काम किया है। अभी भी जो वो काम कर रही है पॉलिटिकल शॉर्ट गेन के लिए कर रही है। उसके सामने एक टारगेट है मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव। राम के प्रति यदि कांग्रेस की आस्था होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के बारे में एफिडेविट देते समय ये नहीं कहते कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। वो एफिडेविट देने वाले कपिल सिब्बल ने जो एफिडेविट दिया था, वो कपिल सिब्बल का एफिडेविट नहीं है। दैट इज एफिडेविट इज बिलोंग्स टू द कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उस एफिडेविट को दिया था। आज जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पोस्टर दिख रहे हैं या वो हैं, उसके साथ एक वीडियो वो भी चल रहा है कि भगवान को हार पहनाने के बाद कमलनाथ उसी से हाथ पोंछ लेते हैं। तो खैर उनका व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। जहाँ तक प्रश्न लक्ष्मण सिंह के ने जो विषय उठाया है वो बहुत गंभीर विषय है। उसमें दिग्विजय सिंह गुरु की मर्यादा से बंधे हुए, और गुरु स्वरूपानंद जी ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, वो दर्शन का संस्थान है और उनको दार्शनिक बात करना चाहिए थी। उन्होंने दार्शनिक बात नहीं की तो उन्हीं के उड़ गए, दिग्विजय सिंह उड़ गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, धर्म का विषय अलग है, राजनीति का विषय अलग है। कांग्रेस राजनीति में हमेशा धर्म का घालमेल तात्कालिक रूप का लाभ के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, उसके पहले जनता पार्टी, जनसंघ, फिर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और राम के इशू को लेकर उस समय से ही चले आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसमें बीच में कई बार विरोध किया। राम सेतु के मामले में तो उन्होंने एफिडेविट दिया, राम जन्मभूमि के बारे में कई बार, लेकिन उस सब के साथ कांग्रेस का एक पक्ष जो है, और राहुल गांधी भी, राजीव गांधी भी हैं जिन्होंने उसको ताले को खुलवाया। कांग्रेस ये तर्क देती है, लेकिन इस तर्क के पीछे वो भूल जाती है कि वो उसमें जज जो थे के.एम. पांडे, उनका जजमेंट नहीं होता तो वो सब नहीं होता। लेकिन कांग्रेस का जो बड़ा एक मामला जिसके लिए कांग्रेस ने अपने ही व्यक्ति से दूरी बरत ली थी, वो पीवी नरसिंह राव थे। पीवी नरसिंह साहब में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हुआ तो पीवी नरसिंह राव से कांग्रेस ने इतनी दूरी नहीं, पर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बात आपने उठाई कि पीवी नरसिम्हा राव के समय पे बाबरी ढांचा तोड़ा गया, पर कांग्रेस ये कहने से बचती है कि ढांचा हमने तोड़वाया। तो ये क्या दो तरफ की रणनीति है कि हमेशा कांग्रेस की हमेशा दुरंगी चाल रही है। अभी भी वही है, अभी भी वही है। लोकसभा के उस चुनाव के दौरान आपने राहुल गांधी को कुर्ते के ऊपर यज्ञोपवीत पहने हुए देखा होगा, माथे पे तिलक लगाए हुए देखा होगा। अपना गोत्र जो भारत में कहीं नहीं है, वो दत्तात्रेय गोत्र पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए थे, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम इतने वर्षों तक जितने गोत्र चारों वर्णों के पढ़ते रहे, समझते रहे, उनमें कहीं वो गोत्र नहीं है। वो गोत्र आ गया। अभी सारी चीज़ें, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो बात कह रही हैं, राम के पक्ष में जो बात कर रही हैं, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस का कोई अभी आधिकारिक बयान इस तरफ से नहीं आया है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सिर्फ राम जन्मभूमि पर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कभी उस बात से इनकार नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस असमंजस की स्थिति में अभी भी वो ये नहीं तय कर पा रही है कि इस मुद्दे पर क्या लाइन लें, क्योंकि सोनिया गांधी जो इस समय सुप्रीमो हैं वो कुछ नहीं बोली हैं अभी तक। नहीं, सोनिया गांधी भी सुप्रीमो, वो भी नहीं बोली हैं। राहुल गांधी भी इस पर नहीं बोले हैं। कांग्रेस राहुल ने तो फिर भी चली बाद में ट्वीट कर दिया कि ठीक है, राम अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकते, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर राम मंदिर निर्माण का समर्थन। देखिए, कांग्रेस में जिस बड़े नेता ने इस मुद्दे पर कुछ किया वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और उनकी स्थिति ये हुई कि उनके शव को कांग्रेस कमेटी के दफ्तर तक में नहीं आने दिया गया।
दूसरे थे जनार्दन द्विवेदी, जिनको कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया। तो राम के प्रति कांग्रेस की कोई आस्था ऐसा नहीं है। अब यूँ तो आप कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के घर में राघवगढ़ में का नाम ही राघवगढ़ राघव जी के नाम पर ही है, उनका मंदिर भी है, लेकिन क्या उनकी आस्था कांग्रेस की इस तरह है? शायद नहीं। लक्ष्मण सिंह जो बात उठा रहे हैं, लक्ष्मण सिंह के कहने के भी राजनीतिक मतलब हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपनी क्षेत्र की मांगों को लेकर दिग्विजय सिंह के घर पर धरना भी दिया है जब कमलनाथ की सरकार थी। तो वो उनका बेबाकीपन, उनके अपने मुद्दे उठाने के तरीके हैं, और कांग्रेस जो है दोनों तरफ से अपने लाभ लेने की स्थिति बनाती है। एक तरफ आज आप कमलनाथ जी को हनुमान चालीसा पढ़ते देख रहे हैं, अभी मुहर्रम आएगा उस दिन वो वहाँ भी दिखाई देंगे, मरसिया पढ़ते नजर आएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे अवस्थी जी कि कांग्रेस शुरू से ये कहती आई कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने समर्थन कर दिया उसका, पर वो इस बात पर भी दृढ़ हैं कि धर्म के नाम पर वोट ना बटोरे जाएं, ये वो कह रहे हैं। पर अब थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं। क्या उनको लगता है कि उनकी रणनीति फेल हो गई, आपकी ज़्यादा सार्थक थी, इसीलिए कभी वो शुद्धिकरण करा रहे हैं, कभी वो हनुमान चालीसा करा रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं? नहीं प्रकाश जी, मैं आपने कहा कांग्रेस ने कहा है वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो अधर्मी लोग हैं और उनको धर्म से सच में कोई लेना देना नहीं है। वो वोट की राजनीति करते रहे, वो संप्रदाय की राजनीति करते रहे, वो जातिवादी की राजनीति करते रहे, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। पर अगर आप और लोगों की बात ना करें, जो अभी राकेश जी ने बात उठाई, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाबरी ढांचा साफ करा दिया बिना किसी हो हल्ले के, आपका इशू ख़त्म कर दिया। आपकी सरकार जब बनी तो आपके भी प्रधानमंत्री थे, आपके भी उप प्रधानमंत्री थे। लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि तब आप सत्ता से चिपके रहना चाहते थे, इतना साहस नहीं था मोदी जी जितना आपके उन प्रधानमंत्रियों में, जो ये शक्ति से जिसको कहें निर्णय ले पाते कि नहीं साहब हम तो मंदिर अब बनाएंगे वहीं। क्यों नहीं बनवाया आपने उस समय? क्यों नहीं आपने शिलान्यास करवाया? क्यों नहीं आपने कोर्ट के डिसीजन को जल्दी सुनवाई करने के लिए आग्रह किया? मैं राकेश जी भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव सच में, और मैंने आपको याद होगा कि पिछले जब मैं डिबेट में आया था तो मैंने नरसिम्हा राव जी से ही बात को शुरुआत की थी और उनका हृदय से आभार भी व्यक्त किया था मैंने नरसिम्हा राव जी का। नरसिम्हा राव जी एक बहुत ही कर्मकांडी और साउथ के बहुत विद्वान ब्राह्मणों में भी परिवार से उनका नाम था और वो सच में हिंदुत्ववादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इसलिए कांग्रेस ने उनको फिट नहीं होने दिया और इसलिए कांग्रेस ने उनके सबको कांग्रेस काले में भी रखने दिया, भाई साहब बता रहे थे। तो मैं भाई साहब ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि कांग्रेस का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस की जो आज दुर्गति हो रही है वो कारण भी यही है कि वो सब, आप कहा आपने हमने अभी तक क्यों नहीं बनवाया। देखिए भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए पहली बार, तब हमारे पास स्पष्ट बहुमत था 282 का। नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी पहले सरकार 13 दिन के लिए बनी, फिर 13 महीने के लिए बनी, फिर लगभग 4.5 साल तक चली। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, तब क्या इतना नैतिक साहस नहीं था? आपको सत्ता का लोभ था कि सत्ता में चिपके रहो और बाकी इस मंदिर को, मुद्दे को भूल जाओ? नहीं, देखिए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वो एनडीए की सरकार थी। सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। 22 की जगह 24 भी शामिल होते। एजेंडा आपका इसलिए प्रमुख था कि आपने ही ये कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वही नेता बुरी तरह से कलप रहे हैं, अरे साहब हमको शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया, वही आडवाणी जी, वही मुरली मनोहर जोशी जी। तो भाई क्यों कलप रहे हो इतना? सवाल ये है कि आपको जब मौका मिला था तब आपने काम किया नहीं, अब आप कह रहे हो मोदी जी ने हमको नहीं बुलाया। तो आपके यहाँ भी तो ये पॉलिटिक्स है ना? नहीं, वो बड़े नेता हैं और माननीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी के बारे में कुछ कहूँ ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। और सबको बुलाया गया था किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। मैंने सवाल ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा जब ये लोग थे तो इन्होंने क्यों पहल नहीं की? भाई कल्याण सिंह को आप लाख गालियां दें, पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उस ढांचे के सफाई के लिए वो कृत संकल्पित थे, उन्होंने अपना काम किया, लोग उनको उसके लिए जानते हैं। पर इन दोनों को क्यों जाने भाई, जिनने काम ही नहीं किया और ऊपर से चाहते हैं कि श्रेय भी मिल जाए? नहीं, वो श्रेय लेने की यहाँ कोई होड़ नहीं थी।
सवाल ये था कि पहले दिन से तय था या तो आपसी बातचीत से समस्या का हल हो या सुप्रीम कोर्ट के डंडे का इंतजार किया। नहीं, ये आपने आंदोलन करते समय कहीं नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो, ये आपसी फैसले का इंतजार करेंगे, हमने ये कहा था। तो सवाल इंतजार क्यों करेंगे आप? जो बात मोदी जी ने की या मोदी सरकार ने की कि भाई आप तो इसकी जल्दी सुनवाई कराइए, कोर्ट ने मंजूर कर लिया, रोज सुनवाई हुई। तो ये चीज आपके भी लोग पहले पुराने कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया ना। ये गलती की कि नहीं की उन्होंने? देखिए प्रकाश जी, मैं एक बार बताऊंगा आपको, प्रकाश तिवारी जी में और रविंद्र अवस्थी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रकाश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं हूँ। आपने बहुत शानदार तरीके से घुमाने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि ये जो एक इच्छा शक्ति का जिसको कहें अभाव दिखा पुरानी जो इनकी सरकारें थीं, जिसकी वजह से लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे थे, क्या वो अब लौट आया है दोबारा बीजेपी में? देखिए क्या है, बीजेपी की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, रविंद्र अवस्थी स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से भोपाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली की बीजेपी सबको देखा है। उनकी एक प्रॉब्लम है अहम की और वहम की। आपस में अहम इतना है जो टकरा जाता है, उससे इशू पीछे छूट जाते हैं। वहम इतना है आपस में एक दूसरे के प्रति कि पता नहीं ये मेरे लिए क्या करेंगे। अगर ये अहम और वहम नहीं होता और उस दिन जिस दिन शिलान्यास हुआ था सारे लोग होते, तो इस आदमी की हिम्मत नहीं होती कहने की कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। जो ये आपस की टूट फूट की वजह से उन शक्तियों को ताकत मिली जो ये कहने के लिए आ गए कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन अहम और वहम नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो बात आपने उठाई है बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, ऐसे लोगों की कुटाई सार्वजनिक रूप से नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल होना चाहिए, और इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने वीर रस को जगाना पड़ेगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने वीर रस में नहीं, अभी तो वो जो है अपनी श्रेय रस में डूबी हुई है, और श्रेय रस के अंदर डूबने के लिए यहाँ वहाँ सारे लोग श्रेय इकट्ठे कर रहे हैं। नहीं, राकेश भाई साहब बड़े पत्रकार हैं और वो जानते हैं सब चीज़ों, बहुत बारीक नज़रों से उन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों को, भारतीय जनता पार्टी को। पर मैं इसमें ऐसा नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अहम और बहम में है। कुछ लोग हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर पूरी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक विचारधारा के लिए काम करता है। मैंने सवाल ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, सबसे सर्वोच्च अपनी पंचायत है देश की, उसका फैसला सबको सर्वमान्य है। इसके बाद भी दो चार चिरकुट टाइप के नेता जो है ओवैसी टोवैसी टाइप के, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो वहाँ थी मस्जिद, रहेगी और होती रहेगी। मतलब क्या ऐसे लोगों को तो फिर नहीं आपको लगता कि इनकी सार्वजनिक तौर पर कुटाई होनी चाहिए, जो समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी जी? प्रकाश जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने कभी भूखे कुत्ते को देखा? सड़क पे आवारा भूखे कुत्ते को देखा होगा। जब उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है तो वो बहुत बुरी तरह से नजर घुमा के चारों तरफ घूमता है, और वो रोटी जहां दिखती है वो झपटता है। इस समय ओवैसी जैसे चुरकट नेताओं को लग रहा है कि मुस्लिमों का कोई माई बाप नहीं है, मुसलमान अनाथ हो चुके हैं देश के अंदर, और मुसलमानों की बात करने वाला, तो इसको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए राजनीति चमकाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसलिए उस टुच्ची बातें कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, वो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है और वहीं तक रहेंगे। और उन्होंने कहा था 15 दिन नहीं, पर इस देश में कानून का राज है कि कुछ भी चल रहा है, कि मतलब कोई कुछ भी बोले, बकवास करे, उसको सहन करेगा कोई आदमी? नहीं, कोई सहन नहीं करेगा। वो उसकी क्रिटिसाइज भी बहुत हुई है, और वैसे जैसे लोग कभी भोपाल में आएंगे, देखिए तो ये क्रिटिसाइज करने का मामला नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सामाजिक विद्वेष फैलता है, जिससे दो वर्गों के बीच आपस में खाई बढ़ती है, तो ये तो देशद्रोह का मामला है। क्यों नहीं आप इस पर प्रकरण दर्ज करते हैं और बंद करके डालो इनको भी तिहाड़ में? हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात कही है कि इन पे देशद्रोह का मामला बनता है, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी मामला बनता है, और समाज में द्वेष फैलाने का भी मामला बनता है, और इसमें कुछ लोग करेंगे भी, मेरा ऐसा भरोसा है। और जिस दिन भोपाल आएंगे उस दिन उनको ओवैसी जैसे लफंगों को बखूल जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि चूँकि कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में विचारों को किसी भी तरीके से उठाने की स्वतंत्रता है। लक्ष्मण सिंह इसलिए उठा रहे हैं ये बात कि अभी यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है कांग्रेस का। कमलनाथ जी अभी सरकार गिरा के चारों खाने चित पड़े हुए हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ भी बोलने की। पर क्या
ये संगठन की जो विचारधारा है उससे इतर जाके वो नहीं बोल रहे हैं कुछ? लक्ष्मण सिंह जो कुछ बोल रहे हैं वो अपने ज़िले तक सीमित होकर वहीं वहीं हमले कर रहे हैं। उनका जो टारगेट है वो दिग्विजय सिंह की जो पॉलिटिक्स है उसको नष्ट करना है, क्योंकि उनका कद तभी बढ़ेगा क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को राजनीति में उतार कर उस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है कि वो दिग्विजय सिंह का सारा समर्थन अपने पक्ष में जुटा लें। घर में जिस तरह से बंटवारा हो जाता है उसी तरह से दिग्विजय सिंह उस राजनीतिक बंटवारे को अपने परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं। लक्ष्मण सिंह के साथ यही संकट खड़ा हुआ है कि उनका खुद का बेटा भी जो है नगर पालिका के इलेक्शन में उनने जब उतारा था तो उसके साथ जो है उनके ही बड़े भाई के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, तो वो उस हाथ से बहुत आहत हैं और उस आहत उनकी जो आह है वो तो निकलती है, लेकिन वो हमला करके ने का भी मौका नहीं छोड़ते। नहीं, पर सवाल ये कुछ चीज़ें तो वो सही भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्यों ऐसे आडंबर करे, जब उसका क्लियर कट ये स्टैंड रहा है कि उसको राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। तो अब ये शुद्धिकरण, अब ये हिंदुत्व की राह पे चलना, इससे जो बचा खुचा वोट बैंक है वो और भाग खड़ा होगा मुस्लिमों का। बिल्कुल जो बात लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं वो वोट बैंक खिसकेगा। कांग्रेस ने कभी भी राम के प्रति आस्था नहीं रखी। गांधी जो कांग्रेस के नहीं, पर अब जैसे सज्जन सिंह वर्मा हैं, कमलनाथ हैं, ये अब चूंकि यहाँ का जो नेतृत्व ही माना जाएगा कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं और सज्जन सिंह वर्मा उनके खास सिपह सालार भी हैं और एक बड़ा कद है मालवा अंचल में। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कोई बात तो उससे तो ये लग रहा है कि अब वो इस बात पर अड़ गए कि नहीं साहब, हमको भी इन्हीं के मुद्दे पर काम करना चाहिए, इसी से आगे चल के लाभ मिलेगा। देखिए, कांग्रेस जो है दिशाहीन है इस समय मध्य प्रदेश में खास तौर पर, और सारे लोग मिलकर फिर वही बात कर रहे हैं। पहले सिंधिया एक बड़ा गुट हुआ करता था, वो टूट के बीजेपी में चला गया है। कुछ और लोग भी टूटकर आने जाने की स्थिति में खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस के सामने वही संकट आ जाता है जो संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव के बाद आया था, बहुमत का, और कांग्रेस अब बहुमत ला नहीं सकती, ये उसको समझ में आ रहा है। तो नहीं, वो पर इंदिरा जी की एक खूबी थी कि वो विपक्ष के जो मुद्दे होते थे उनको वो अपने में समाहित कर लेती थी, यानी अपने दल में, कि विपक्ष ने उनके समय पर कहा महंगाई हटाओ और इंदिरा को हटाओ, तो वो मुद्दा काम किया और 77 में जिस तरीके से जनसंघ की सरकार बन गई, उस मुद्दे को उन्होंने दूसरे ढंग से पॉलिश करके उसी मुद्दे को लिया और उठा दिया कि गरीबी हटाओ और इंदिरा लाओ। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब ये वो ही पुराने पैटर्न पे लौट रही है प्रियंका जी के नेतृत्व में कि भाई हमको राम मंदिर तो ठीक है, अब वो काशी मथुरा वाला भी मुद्दा जो है हम उठा के एकजुट हो जाएं, या फिर उसको उठा के और आगे बढ़ जाएं, ऐसा भी कुछ प्लान हो सकता है क्या? राजनीति में जो खूबी होती है वो व्यक्तित्व की होती हैं, और व्यक्तित्व के साथ जो है उसकी सारी ताकत लगती है। आज सारी कांग्रेस मिलकर भी इंदिरा जी की पासंग नहीं हो सकती। मुद्दे बीजेपी से छीनना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के पास अब वो व्यक्तित्व हैं जिनसे मामले आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रियंका जी को समय लगेगा, और कांग्रेस के जो बाकी लोग जो मध्य प्रदेश में खास तौर पर हैं, यहाँ तो कोई ऐसा चमकदार सितारा मुझे नहीं दिखाई देता कि जाके दिल्ली में कुछ चमत्कार दिखा सके। अभी इस चुनाव के अंदर जो कुछ बचा खुचा है वो भी सब सामने आ जाएगा। भले आप गंगा जल से कॉन्स्टिट्यूंसी में गंगा जल ही घुमा दें या कुछ भी कर लें, जो सामना अब इस बार जो होने वाला है वो बीजेपी को भी संभलना चाहिए। इनके घर में भी जो है जयचंदों की कमी नहीं है। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि बीजेपी ने अब ये साफ कर दिया है कि राम मंदिर निर्माण के अलावा मथुरा और काशी उनके एजेंडे में नहीं है, और कांग्रेस अगर ये अपने एजेंडे में ले आती है तब ये एक प्रकाश जी, ये काल्पनिक सा सवाल है। कांग्रेस कभी इस मुद्दे को नहीं लाएगी, हम जानते हैं ये बात, और देश इसीलिए आप भी नहीं ला रहे हैं। नहीं, देखिए, राम मंदिर भी हमारे मुद्दे में नहीं था। ठीक, राम मंदिर हमने विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट किया था, और विश्व हिंदू परिषद अगर इस तरह के कुछ और मामले लाती है, धर्म संसद कुछ इस तरह के मामले लाती है, तो जरूर बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे। अभी तो राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ है। अभी तो राम मंदिर के बाद अब कृष्ण भगवान का और शंकर जी का भी तो मसला है ना।
नहीं साहब, सब सारे मसले आप मोदी जी पे भरोसा रखें, अमित शाह जी पे भरोसा रखें और योगी जी पे भरोसा रखें। ये 2034 तक आप समझ सारे मसले हल हो जाएंगे और देश बहुत तरक्की की राह पे चलने वाला है, देश बहुत मजबूत होने वाला है और देश को आज सही नेतृत्व के हाथों में देश है। नहीं, पर जो बात मैंने अभी राकेश जी से पूछी थी कि इंदिरा जी की ये खूबी थी कि वो आपके यानी विपक्ष के मुद्दे उठाकर और सत्ता पक्ष में शामिल कर लेती थी और उन्हीं पर वो खेल जाती थी। अब सवाल ये है कि आपके लिए भी ये चुनौती बन रही है कि मान लीजिए अगर प्रियंका जी ये कह रही हैं, क्योंकि सबसे पहला ट्वीट उन्हीं का आया, राहुल गांधी का नहीं आया, सबसे पहला ट्वीट उन्हीं का आया, उन्हीं ने खुशी जताई उस पर। अब अगर वो ये वाले दो मुद्दे लाती हैं तो नहीं लगता आपको कि यूपी में पूरी बाजी पलट सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए वो एक नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, जनता जो होगी वहाँ की वो तय करेगी ना। ये तो जनता जब ही, जनता आपको जी, राम जी, मंदिर पर इतना समर्थन दे सकती है तो उनको नहीं देगी क्या कृष्ण भगवान पे और बिल्कुल शंकर जी? बिल्कुल, वो लाएं तो पहले अपने एजेंडे में तो लाएं, पहले अपने एजेंडे में तो लाएं। शायद हिंदुस्तान का सबसे पहला व्यक्ति मैं खुश होने वाला हूँगा कांग्रेस से, जो सबसे ज्यादा दुखी हूँ आज की तारीख में। वो अगर काशी मथुरा के एजेंडे को अगर अपने एजेंडे में लाती है कांग्रेस तो बात करेंगे। आप भी यही है प्रकाश जी, मैं भी यही हूँ, बिल्कुल बात करेंगे इस मुद्दे पर। यहाँ राकेश जी आपसे सवाल कि ये जो मुद्दा है उसको वाकई कांग्रेस कभी ला पाएगी या फिर अभी सिर्फ एक जिसको कहें एक प्रयोग भर चल रहा है, बाकी विचारधारा तो वही रहेगी जो कांग्रेस अभी की चल विचारधारा रही है? में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे चुनाव के दौरान। अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अभी अहम और वहम का टकराहट चल रही है वो चलती रही तो कांग्रेस शायद अपने मुद्दे को भुनाने में सफल हो जाए। बिल्कुल। और ये जो दोनों इशू थे इनको भी वो ला सकती है कि आगे चल के वो जब चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश के तो वो ये मुद्दे जरूर रखेगी सामने। उससे उसको ऐसा लगता होगा कि हाँ, फायदा मिल सकता अगर है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और मैं रविंद्र जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि बात जो उठा रही है कांग्रेस वो ये भी है कि राम मंदिर आपका अकेले का मुद्दा नहीं है। ये बात उमा जी ने खुद कही कि बापौती नहीं है बीजेपी की राम भगवान, तो अगर कांग्रेसी भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा नहीं है अकेले। भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता का मुद्दा था, देश के बहुसंख्यक वर्ग का मुद्दा था और देश के बहुसंख्यक वर्ग ने ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई दो बार और इसीलिए बनाई है कि आप राम मंदिर जैसे धारा 370 जैसे समान नागरिक कानून जैसे मुद्दों को सुलझाएं जो देश की सख्त जरूरत है। और ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं है, देश की जनता के मुद्दे हैं और देश की जनता को मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग है और आगे बढ़ रही है। राकेश जी, चूँकि लक्ष्मण सिंह जी के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि बड़े बेबाक व्यक्ति हैं और सही राय रख रहे हैं। उन्होंने उनकी सरकार यानी कमलनाथ जी की सरकार के समय भी किसान ऋण माफ़ी की झूठी घोषणा पर कमलनाथ सरकार और इवन राहुल गांधी तक को ये कह दिया कि हाईकमान को माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से झूठ बोलने के लिए। तो अब जब वो ये बोल रहे हैं तो इसमें पॉलिटिक्स क्यों मानी जाए, सच ही बोल रहे होंगे? लक्ष्मण सिंह बेबाक किस्म की राय रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन स्वभाव से तो राजनीतिज्ञ हैं, थोड़ी बहुत राजनीति तो करते ही हैं। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और जैसा कि राकेश जी ने कहा कि नेता है तो नेतागिरी तो करेगा ही, भले ही वो कितना भी बेबाक हो। परंतु यहाँ एक बात ये भी उठती है कि इस समय कांग्रेस दोहरे अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। एक ग्रुप चाहता है कि हिंदुत्व की जो राह है बीजेपी की उस पर चला जाए, दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि नहीं जैसी कांग्रेस थी वैसे ही चला जाए। और वर्तमान परिवेश में शायद दूसरे पक्ष को इतना लाभ मिलता नहीं नज़र आता, जिसकी वजह से पहला पक्ष कहीं ना कहीं हावी हो रहा है या उसकी विचारधारा कांग्रेस में पनप रही है। इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाले विधानसभा के जो 27 उपसीटों पे चुनाव होने हैं उन पर पता चलेगा। परंतु फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये द्वंद्व अभी और जारी रहेगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तब जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.